दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क, 4 PM गुजरात और दस्तक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। और जैसे मैंने कहा कि आज दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक, पटना में चल रही या हो रही या मिली, अब जैसे कार्यक्रम आप देख रहे होंगे तो शायद उस समय खत्म ही हो चुकी होंगी, तो वो विपक्षों की एक बैठक। और दूसरा, नरेंद्र मोदी साहब का अमेरिका का दौरा। अभी इस कार्यक्रम में हम जो है वो विपक्ष की बैठक पर ही बात कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा इसमें जो बात करना जरूरी है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना है इन सबको मिलके, ये सब जो भी मिलके बैठक कर रहे हैं, देखिए ये सब लोग बैठे हैं, इनको हराना, मिलकर हराना, ये क्या ये सब विपक्षों से संभव हो पाएगा? क्या ये लोग मिलकर ये कर पाएंगे? क्या इनमें वो एकता या उनमें जो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से लेके एक दूसरे पर हावी होने की जो वृत्ति कहीं ना कहीं जोर पकड़ लेती है, मन की एक संकुचित सोच के चलते, ये इससे ओवरकम कर पाएंगे क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है, उस पर हम बात करेंगे आज। इससे पहले मैं अभी जो एक अपडेट आ रहा है मैं आपको वो बता दूं। अपडेट ये आ रहा है कि देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता हैं ओमर अब्दुल्ला, उन्होंने कश्मीर में जो धारा 370 को जो है वहां पे अभी हटाया तो नहीं, लेकिन जिस तरह से इसको भी इसकी असर को बिन प्रभावी कर दिया है, उसको लेकर जो आम आदमी पार्टी का एक रवैया है, उस रवैये को लेकर बड़े आश्चर्य चकित हुए हैं ओमर अब्दुल्ला। ये एक तो अपडेट हमको मिल रहा है। दूसरा, ये सामने बात आ रही है कि सभी विपक्षों ने मिलके कांग्रेस को ये कहा है कि भैया, आपको जो दिल्ली में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है एलजी के को मद्देनजर रखते हुए, उस मामले में आपको आम आदमी पार्टी को समर्थन देना पड़ेगा, ये कहा गया है। अच्छा, अब ये भी बात फिर से बताई जा रही है कि यूपीए के संयोजक बनाए जा सकते हैं नीतीश कुमार, और ये बैठक के बाद उसकी घोषणा हो सकती है। अब ये या नाम यूपीए रहेगा या कुछ और रहेगा, ये भी एक चर्चा इसमें हो रही है। और कुछ ऐसे बिंदु आए हमारे सामने जो हम आपको बता दें कि क्या क्या चर्चा हो रही है। वो कह रहे हैं कि हर एक बैठक पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये जो मोर्चा जो बनने जा रहा है, उसका एक ही उम्मीदवार खड़ा रहेगा, फिर वहां पे कोई और पार्टी का उम्मीदवार खड़ा नहीं किया जाएगा। और फिर ये जो गठबंधन जिसको रचा जाएगा, उसका एक नाम जो है वो भी तय किया जाएगा। इनका फिर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है वो क्या होना चाहिए, वो भी इसी बैठक में तय किया जाए कि उस पर, मतलब आज को तय नहीं होगा, लेकिन उस पर फिर काम शुरू कर दिया जाएगा। फिर जिस तरह से सीट शेयरिंग फॉर्मूला है, भाई इतने सीटें हैं, इस पर कौन सी सीट पे कौन सी पार्टी का उम्मीदवार लड़ेगा, उस पर भी बहुत गंभीरता से इस बैठक में बात हो रही है। और दिल्ली का जो केंद्र सरकार का जो ऑर्डिनेंस है, उस पर भी बातें हो रही है। तो ये बताया जा रहा है कि अब जो भी होगा वो इस बैठक में तय होगा और सबको बोलने का मौका दिया जाएगा। इस पूरी बैठक जब चल रही है, तब रविशंकर प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, लेकिन आजकल वो भी जो है बिल्कुल एक कोने में धकेल दिए गए हैं। उनकी ना कोई सुनता है, ना उनको कहीं कोई जगह है, उनको ना अब वही स्थिति है उनकी जो एक समय में भारतीय जनता पार्टी में किसी एक नेता की हो जाती है कि उनकी दिशा और गति सिर्फ वो मार्गदर्शक मंडल की ओर होती है, लेकिन फिर भी हर एक व्यक्ति का अपनी एक महत्वाकांक्षा होती है, और मन में ये होता है कि मैं कुछ कर लूं ताकि मैं फिर से जो है वो गुड बुक में आ जाऊं, तो मेरा कुछ उद्धार हो जाए। तो वो सब सोचते सोचते रविशंकर प्रसाद जी जो है, उन्होंने एक बात की है। ये भले ही अपने अस्तित्व को बचाने या अपने आप को अपनी मौजूदगी को प्रस्तुत करने की कोशिश के भाग रूप भी क्यों ना हो, लेकिन बात उनकी सुनिएगा। ये कार्यक्रम में जो जो सुना रहा हूं ना, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा इसको। आपको फिर उसका मैं मतलब जो इंटरप्रिटेशन है वो आपको समझाने की, बताने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। ये है रविशंकर प्रसाद। हमने भी सुना कि 24 के लिए नीतीश बाबू बारात सजा रहे हैं पटना में। बारात में दूल्हा भी होता है ना,
23-24 की बारात का पटना का दूल्हा कौन है? ये तो समस्या है। सभी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, कुछ की इच्छा बाहर है, कुछ की इच्छा अंदर है। क्या नीतीश बाबू, क्या अरविंद केजरीवाल अपना एजेंडा चला रहे हैं? क्या राहुल गांधी तो वहीं है बैठे हुए पर्दे के पीछे? शरद पवार जी हैं और ममता जी हैं। तो देखो, ये स्वार्थी राजनीतिक तत्वों का दो कारणों से जमावड़ा है: नरेंद्र मोदी जी का विरोध और अपनी कुर्सी को आगे बढ़ाना। हिंदुस्तान उससे आगे निकल गया है। अब हिंदुस्तान स्थायी सरकार खोजता है, और जब स्थायी पूर्ण बहुमत की सरकार आती है तो भारत का मान कितना बढ़ता है, यह मोदी जी की अमेरिका यात्रा में दिखाई पड़ रहा है कि आज स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी, स्ट्रैटेजिक दोस्ती सब हो रही है, क्योंकि भारत मोदी जी की अगुवाई में दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत, बड़ी सामरिक ताकत, बड़ा बाजार बन रहा है और एक शांति का दूत भी बन रहा है। अब ये लोग हमको खाली एक ही बताइए, सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए तो पहले सबसे बात करनी पड़ेगी ना, है? तो कुछ हुआ बाकी है। इसलिए फिर कहूंगा, 24 के लिए नीतीश बाबू पटना में बारात सजा रहे हैं, अच्छी बात है। बारात का दूल्हा कौन है बता दीजिए, तो फिर कहां से 24 की बारात सजेगी? इसलिए आप बुलाए हैं, अच्छी बात है। बिहारी लिट्टी चोखा खिला दीजिए, अपने सिलाव का खाजा खिला दीजिए, उनको विदा कर दीजिए। दूल्हे का बोलते हैं समय का इंतजार कीजिए। तो बारात बिना दूल्हे के लगती है क्या? अब हिंदुस्तान एक प्रभावी सशक्त नेता की ओर चलता है जो स्थायी सरकार दे सकता है। अब देवेगौड़ा, गुजराल, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, इन लोगों का जमाना चला गया। एडहॉक प्राइम मिनिस्टर, कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर, ये जमाना चला गया। अब जमाना है प्रभावी, ईमानदार, सशक्त नेता, जो मोदी जी की अगुवाई में देश ने देखा है। ये दो बार उनको स्थायी बहुमत दिया, तीसरी बार भी देगा। हमने भी सुना कि 24 के लिए नीतीश बाबू बारात सजा रहे हैं पटना में। बारात तो ये रविशंकर प्रसाद थे, जो कि भले ही टीका कर रहे थे, टिप्पणी कर रहे थे, जो सब लोग 15 विपक्ष मिले हैं, उनके सब नेता मिले हैं वहां पे, लेकिन एक बात इनकी बड़ी महत्वपूर्ण है कि इनमें सबको जो है प्रधानमंत्री बनने की एक महत्वाकांक्षा है। सबको ये है कि मैं ही जो है सब पर छा जाऊं। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, और ये मानसिकता कहीं ना कहीं विपक्ष के बड़े नेताओं में है, ये वास्तविकता है। अब कांग्रेस के प्रमोद तिवारी क्या कहते हैं, ये सुन लीजिए। और ये जो विपक्षी एकता की पहल हुई है, जो एक पौधा लग रहा है, इसको आपको हर हालत में इस देश के वास्ते, इस देश की आज़ादी के वास्ते, सब धर्मों के सद्भाव के लिए इसको हमें सींचना है। हम सत्ता के लिए नहीं, बल्कि देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाना, उसकी शपथ ले रहे हैं आज। और ये जो विपक्षी एकता की पहल हुई, ये बात बड़ी अच्छी है, लेकिन इस बात का अगर पालन चुनाव खत्म होने तक अगर नहीं होता है तो फिर कोई मामला बनता नहीं है। इसीलिए ये जो माइंड गेम शुरू हुई है, अब स्मृति ईरानी, क्योंकि पहले तो वो बहुत, जब वो सत्ता में नहीं थे उस तब का उनका स्वरूप, और सत्ता में आने के बाद का उनका जो स्वरूप है वो कितना भिन्न है, कितना बदल चुका है। उस पर बहुत सारे मीम्स बनते हैं, बहुत सारी उसमें जो है वो व्यंग और कटाक्ष होते हैं। हालांकि उनको भी जो है थोड़ा नेपथ्य में डाला गया है ताकि वो ज्यादा जो है उस पर फिर कटाक्ष या व्यंग न हो, लेकिन फिर भी वो व्यंगकारों के हाथों चढ़ी जाती। लेकिन आज उनका भी एक निवेदन आया है, वो मैं आपको सुना देता हूँ, वो सुन लीजिए आप। ये हास्यास्पद है कि आज कांग्रेस की छत्र छाया में कुछ ऐसे नेता एकत्रित होंगे जिन्होंने आपातकाल के समय में लोकतंत्र की हत्या का नजारा स्वयं देखा। यह हास्यास्पद है कि एकजुट होंगे वो लोग जो राष्ट्र को ये संकेत देना चाहते हैं कि उनकी स्वयं की क्षमता मोदी जी के सामने विफल है। मैं विशेषतः कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करती हूं
कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह घोषित कर दिया कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी को हराने में अकेले नाकाम है, उन्हें सहारे की जरूरत है। ये बहुत ड्रामेटिक की जो अपनी वो जो एक नाटकीय शैली है वो लाने की कोशिश दिखती है इस पूरे उनके छोटी सी एक ये वक्तव्य में। ये भी ये हकीकत है कि कांग्रेस अकेली नहीं हरा पाएगी। अब इसमें कोई साबित करने की बात है या ऐसा कुछ तो है नहीं, कोई नई बात नहीं है। आपने कोई डार्क साइड ऑफ मून में तो रोशनी तो नहीं डाल दी है, नहीं हरा सकती, हकीकत है ये। और ये सब जानते हैं, कांग्रेस खुद जानती है, और इसीलिए तो जो है उस पूरी मुहिम में वो लोग शरीक भी हुए हैं कि वो सब मिलेंगे, सब मिलके भारतीय जनता पार्टी और विशेष रूप से जो पर्याय बन चुकी है नरेंद्र मोदी साहब के नाम का, उनको हराने की कोशिश करेंगे। अब इसमें आप ये जो व्यंग करने की कोशिश कर रही है वो व्यंग जो है कहीं असरदार साबित नहीं हो रहा है। ये मोहतरमा आपको इतना ही बताना है, लेकिन कुछ असरदार बात जो है वो हमको लगता है कि ये सुशील मोदी जो है उन्होंने की बड़ी लॉजिकल बात की है। इसको सुनिए। ये जो बातचीत है ना, ये अगर इस सबका एक तरह से ये एक गाइड है विपक्षों के लिए, ये बात अगर ठीक से सुन ले और इनमें जो कहा गया है वो न करें तो बहुत कुछ जो है सफल बहुत कुछ अचीवमेंट हो सकता है। सुशील कुमार मोदी को सुनिए। थोड़ी लंबी है लेकिन बात उनकी सुनने लायक है। इकट्ठा भी हो जाए तो भी कोई उसका फलाफल नहीं निकलने वाला है। और चाय पर इकट्ठा होने का मतलब विपक्षी एकता नहीं होती है। एक टूल पर बैठ कर आपने खाना खा लिया, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि विपक्ष एक हो गया। सवाल तो ये कि क्या बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस को सीट छोड़ेंगी? ममता बनर्जी तो कह रही है कि कांग्रेस बंगाल छोड़ो, आपको बंगाल में लड़ने की आवश्यकता नहीं है। 1:1 का मतलब ममता बनर्जी के लिए कि हम सभी सीट पर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस हमारी मदद करे। तो क्या कांग्रेस बंगाल छोड़ देगी के हाथ में? क्या अरविंद केजरीवाल के हाथ में पंजाब और दिल्ली छोड़ देगी? और अरविंद केजरीवाल शर्त लगा रहे हैं बैठक के पहले, ब्लैकमेल कर रहे हैं कि मेरा एजेंडे पर पहले चर्चा हो। तो बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि लोग नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे भाई? विपक्षी दल हैं, वो तो आएंगे ही। लेकिन विपक्षी दल में भी आधे दर्जन लोग नहीं आए, और जो आए इसलिए कहा कि दिल मिले न मिले हाथ जरूर मिलाएंगे। तो इसलिए ये विपक्षी एकता जो है, जो पहले से जहाँ एकता है, जैसे बिहार में एकता है तो वहाँ है विपक्षी एकता, लेकिन क्या बंगाल में, क्या पंजाब में, क्या यूपी में? एकता तो वहाँ ना विषय है। तमिलनाडु में क्या एकता की जरूरत है? वहाँ तो ऑलरेडी एकता है, वहाँ तो कांग्रेस के साथ उनका अलायंस है। तो एकता की तो आवश्यकता यहाँ पर है ना। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कोई एकता की आवश्यकता नहीं है। तो जिन राज्यों में विपक्षी एकता की आवश्यकता है वहाँ क्या अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, केसीआर ये क्या एक हो पाएंगे? सवाल ये है साफ तौर से। लेकिन सर ये सवाल पूछा जा रहा है कि केजरीवाल अपने एजेंडे के साथ आ रहे हैं और सब बोल रहे हैं कि स्टेट इशू को हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। बीजेपी चेहरे की चिंता कर रही थी, लेकिन हम लोग एक साथ हो गए, चेहरा हम लोग बाद में डिसाइड कर लेंगे। आप लोगों को इसकी चिंता है, इसलिए कहाँ मैंने बयान दे रहे हैं। कहाँ एक हो गए? अगर एक हो गए तो बंगाल में तो अभी पंचायत का चुनाव हो रहा है ना। क्यों अधीर रंजन चौधरी को धरना पर बैठना पड़ा? क्यों अधीर रंजन चौधरी को हाईकोर्ट जाना पड़ा कि पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय किया जाए? पहले तो बंगाल की जुलाई को पहले वहाँ तो एकता करके दिखला दें कि सीपीएम कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़के दिखला दें, तब ना समझ में आएगी कि एकता है। इसलिए चाय पीने से, इकट्ठा होने से एकता नहीं होती है। और हर लोकसभा चुनाव के पहले इस प्रकार चाय पीने से, इकट्ठा होने से एकता नहीं होती है। ये बड़ी सटीक बात कही है सुशील मोदी साहब ने। और बात भी कि अगर आप बंगाल में, क्या तृणमूल कांग्रेस जो है वो कांग्रेस को कोई पैसे देगी वहां पे, या कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस को कुछ पैसे देगी क्या? वहां कुछ समाधान होगा क्या? यहाँ कुछ कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट होगा क्या? पंजाब में, हरियाणा, ये पंजाब में और दिल्ली में कुछ होगा क्या? चलिए, बात बिल्कुल सही है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान में कोई सवाल नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में क्या होगा? महाराष्ट्र में ये जो तीनों पार्टी जो है, कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, वो जो है वो एक दूसरे को कितना एकोमोडेट कर पाएंगी, ये भी एक सोचने वाली बात है ना। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो है, और आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने निकाय चुनाव में भी यहाँ पे जो इस बार जो है कुछ जगह पे जीत हासिल की है, तो वो तीन पार्टी क्या वहां भी कहीं ना कहीं एक दूसरे को एक रास्ता देगी? तो ये जो है, ये जो खतरे
वाले जो पॉइंट, ये बिंदु बता रहे थे सुशील मोदी, वो वास्तविकता में इन सब के लिए, विपक्ष के जितने भी नेता हैं, इन सब के लिए चिंतन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर वो कर पाते हैं तो फिर बात अलग हो जाएगी, लेकिन अगर इसको ओवरकम नहीं कर पाते हैं तो फिर मामला जो है वो, भले ही मिले हैं, चाय पी, खाना वाना खाया, बातचीत की, लेकिन अगर कोई एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी तो फिर इस सब बातों का कोई मतलब रहेगा नहीं। मैं ये भी जानता हूं, मुझे इतना भी पता है, मेरी पास जानकारी भी है कि जो भी ये सब लोग मिले हैं वो इसलिए मिले हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर मिल के नहीं लड़े इस बार तो हो सकता है कि इस चुनाव के बाद अगर फिर से नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री बने और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो फिर अभी जो ईडी और सीबीआई का जो हाल, जो मार झेल रहे हैं वो लोग, तो उनको एक डर है कि अगर तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी तो पता नहीं फिर वो शायद एक दूसरे को जेल के सलाखों के पीछे ही मिले, फिर शायद वो फिर बाहर, जो भी बाहर बैठे दिख रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग शायद बाहर ना हो, ये डर है उनको, और ये डर जो है उनको एक होने को मजबूर कर रहा है। अब देखते हैं कि आगे इस बैठक के बाद आने वाले इस लोकसभा चुनाव को लेकर, और इस सिर्फ चुनाव नहीं, लोकसभा चुनाव तो है ही है, वो तो है ही अपने हिसाब से, लेकिन मणिपुर को लेकर भी ये लोग कुछ करते हैं क्या? जिस मुद्दे में बताया गया है कि मणिपुर को लेकर भी कोई चिंता है, इसमें बात होने वाली है, तो मणिपुर को लेकर ये लोग तो अगर कोई निर्णय लेते हैं तो उनका फिर वो जो उनका निर्णय का जो मूर्त स्वरूप है वो तो कुछ ही दिनों में दिखना चाहिए। तो वो भी क्या है, होता है वो हम लोग देखेंगे, उस पर भी बात करेंगे। तो ये जो हमने आपको इस कार्यक्रम में बातचीत की, आपसे जो साझा की, आपको दिखाया, सुनाया, आपको कैसा लगा ये हमें आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से हमको लिख के बताइएगा। और बात अगर हमारी अच्छी लगती हो भाई, ऐसा लगता हो कि हम जो है कुछ आपके लिए बात कर रहे हैं जो ठीक है, तो फिर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद, औरों से भी करवा लीजिए ताकि हमारी बात हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा पाए, आप सबके सहयोग से, आप सबकी मदद से और सहायता से। सभी लोग का धन्यवाद जो कि इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।